प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा 9 में पाठ 4 के अंतर्गत दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। वह केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका कार्य आलंकारिक होता है, और राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य में या राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर काम करें। ये होते हैं राष्ट्रपति के काम। ठीक, अब हम राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है। इसकी नियुक्ति कैसे होती है और राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति और राष्ट्रपति की शक्तियां। तो ये जब हम राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव के लिए जनता वोटिंग नहीं करती है। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल हस्तांतरित मतदान प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है, यानी कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, इसको इंग्लिश में इसका से कहते हैं हम। इसके द्वारा इसका चुनाव होता है। अब राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है, उस निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित होता है, कौन कौन वोट देते हैं। तो जो हमारे यहाँ दोनों सदन है, यानी इसकी नियुक्ति लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित मेंबर हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो करते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा में जिनको हम भेजते हैं चुन करके, और राज्य की विधानसभाओं में जिसको भेजते हैं। ठीक है, राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी इसकी प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। इसके बाद ये पहला हो गया, ये दूसरा, दो लोग हो गए। तीसरे में दिल्ली और पुडुचेरी, इसको हम पांडिचेरी के नाम से जानते हैं, कि जो निर्वाचित विधानसभा सदस्य वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जीतने के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है। इससे यह निर्धारित होता है कि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तरह प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता है। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि वह नाम मात्र के लिए मुख्य कार्यपालक की भूमिका में है या मुख्य कार्यपालक की भूमिका निभाता है। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण को तिथि से 5 वर्ष तक के लिए ग्रहण करता है। यानी जो राष्ट्रपति का की नियुक्ति दी हुई है और अनुच्छेद इसमें है आर्टिकल 56 में। ठीक है, और इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी तिथि से, यानी जिस तिथि को क्या होता है चुना जाता है, ठीक है, उस तिथि से 5 वर्ष के लिए अपने पद को ग्रहण करेगा। यद्यपि इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप भी सकता है, और राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, अर्थात भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संविधान के 61 में, संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। यानी किसमें, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है ना, ये प्रश्न भी आ सकता है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। और ऐसे भी आ सकता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित
जो चर्चा की गई है वो किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 56 में की गई है। यानी कितने वर्ष के लिए वो निर्वाचित होगा, ऐसा अनुच्छेद 56 में दिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति के पास तमाम शक्तियां होती हैं। जैसे पहले नंबर पर सभी सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। सभी कानून तथा प्रमुख नीतिगत निर्णय राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होते हैं। ठीक है। दूसरा है कि प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, चुनाव आयुक्त। अन्य देशों में भारत के राजदूत जो होते हैं वह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती हैं, ठीक किए जाते हैं। राष्ट्रपति सभी रक्षा सेवाओं का मुख्य अधिकारी भी होता है। नवनिर्वाचित संसद के प्रथम सत्र का आरंभ राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही होता है और संसद के सत्र को आहूत करने और उसको सत्रावसान करने की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होती है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून का रूप धारण करता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। ये इसके पास अधिकार होते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वह केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का भी गठन करता है। यानी इस प्रकार की शक्तियां हमारे राष्ट्रपति के पास होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को संघीय विधि के विरुद्ध किसी भी अपराध में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में या मृत्यु दंड के संबंध में क्षमादान की भी शक्ति प्रदान है। यानी अनुच्छेद 72 में यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है, अपराध किया है किसी व्यक्ति ने, तो वो उस व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। संविधान में भारत के राष्ट्रपति को देश में उत्पन्न किसी संकट काल से निपटने के लिए 3 आपातकालीन स्थितियों में निम्न तरीके से बांटी गई हैं। पहला है यानी इसकी शक्ति राष्ट्रीय आपात, ठीक है। यानी राष्ट्रपति को 3 शक्तियां भी दी गई हैं आपातकाल के दौरान प्रयोग करने के लिए। पहला है राष्ट्रीय आपात, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। इस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, ठीक है ना। तो अब इसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 360, 52, 56 और 60 में दी गई है। 352, 356 और 360। यानी हम राष्ट्रीय आपात की बात करें तो अनुच्छेद 352 में दिया गया है। हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356 में दिया गया है। वित्तीय आपात की बात करें तो 360 में दिया गया है। यानी कि संविधान में भारत के राष्ट्रपति को देश में उत्पन्न किसी भी संकट काल से निपटने के लिए, यानी मान लीजिए कोई संकट आ गया तो वहां पर वो क्या कर सकता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वहां पे राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है और वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए, ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी अमेंडमेंट ला सकता है किसी भी सत्र, यानी संसद सत्र की अनुपस्थिति में भी। यानी हमेशा जो अमेंडमेंट होता है, जो अध्यादेश होता है, वो संसद की उपस्थिति में लाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि यदि वो चाहे तो संसद की अनुपस्थिति में भी अमेंडमेंट ला करके कोई विशेष कानून लागू कर सकता है, किसी विशेष नियम को पारित करवा सकता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमाएं भी हैं।
राष्ट्रपति की शक्तियां पर कई प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं, ठीक है। वह अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर ही कर सकता है, ठीक। यानी यदि मंत्री परिषद की सलाह नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन यदि वही सलाह मंत्री परिषद द्वारा पुनः राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। अब अगली चर्चा अगले क्लास में करेंगे न्यायपालिका की, ठीक है। उसके बाद हम आपको इसका नोट्स भेज देंगे, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।